नमस्कार। पिछले वक्त में अपन ने देखा था कि विनिमय साध्य अधिनियम 1881 अपन ने देखा। उसमें विनिमय साध्य के लेख पत्र के बारे में अपन ने जानकारी ली, उसका अभिप्राय क्या था इसके बारे में अपन ने जानकारी ली, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र तथा चेक के बारे में अपन ने परिपूर्णता से जानकारी ली। परिक्रम में लेखक में उसका कैसा अफेक्शंस रहेगा, ये सारी की सारी चीजें अपन ने पिछले वक्त में सीखा। आज अपन सीखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बरोबर। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपभोक्ता के बारे में जो बाजार में जो इन्फेक्शंस जो हुआ था 1986 के पहले बोलो या जो भी है, क्योंकि ग्राहक ये सदैव सही है ना, और उपभोक्ता बाजार का राजा भी कहा जाता है और ग्राहक ही परम परमेश्वर है। इसके बावजूद भी व्यापारी ग्राहक के बारे में जो धोखाधड़ी करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, है ना, वस्तुओं के बारे में कालाबाजारी करते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ग्राहक जो है वो ग्राहक क्या होता है, पीसा जाता है। उसको कम कीमत वाली चीजें भी बहुत महंगे दाम पे परचेस करना पड़ता है। तो फिर इसके लिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का जो लगा, उससे क्या हुआ कि ग्राहक को अपनी बातें रखने का ये मिली। जो भी वस्तुओं में जो भी धोखाधड़ी होगी या जो भी कुछ होगा उसमें वो अपना समाधान व्यक्त करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण मंच जो आया उसमें वो अपनी बातें रख सकता है। तो इसमें क्या हुआ, उपभोक्ता संरक्षण का मीनिंग क्या हो गया या अर्थ क्या हो गया, तो ये आशय है कि उपभोक्ता को उसका विभिन्न रूप में होने वाले शोषण से मुक्ति प्रदान करने के लिए जो भी कोई सहायता होगी वो सहायता प्रदान करेगा। ये जो लॉ जो है, ये जो कायदा है, ये जो संनियम है, वो क्या करेगा, उसको संरक्षण के हिसाब से, उसको उपभोक्ता को संरक्षण के हिसाब से क्या करेगा, कॉम्पैक्ट करेगा। ठीक है। तो इससे या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि दूसरे शब्दों में अपन बोल सकते हैं कि आधारभूत अधिकारों के हितों का जो भी समुचित सुरक्षा प्रदान करना है वो उपभोक्ता संरक्षण है ना। मैंने क्या बोला कि समुचित सुरक्षा। एखादी वस्तु बहुत महंगी होती है और वो अगर अपन ने परचेस कर लिया और उसमें अगर कुछ फॉल्ट आता है तो उसको वो सुरक्षा प्रदान करेगा। फिर उपभोक्ता के सामान्य अधिकार क्या रहेंगे, तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सुरक्षा का अधिकार रहेगा। ये जो लॉ जो लाया, ये सबसे पहले अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जेएम कैनेडी तथा जॉनसन ने सबसे पहले व्यक्तियों के लिए क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा उसके बारे में उन्होंने रखा। तो सबसे पहले क्या रखा कि सुरक्षा का जो भी कोई अधिकार है वो उपभोक्ता को मिलेगा। चुनाव या पसंद का अधिकार, यानी सुरक्षा का अधिकार में क्या रहेगा कि जो भी कोई उपभोक्ता है वो समस्त ऐसे वस्तुओं के जो भी विपणन के लिए सुरक्षा के लिए प्रदान करने में सहायक है और उसके स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए खतरनाक अथवा हानिकारक सिद्ध हो सकती है ना, बराबर है ना। तो जो उसके जीवन के लिए जो भी कोई हानिकारक रहेगा उसके लिए वो सुरक्षा का अधिकार प्रदान करेगा। दूसरा, चयन या पसंद करने का अधिकार। जो भी कोई ग्राहक है, जो भी कोई उपभोक्ता है ना, जो भी जिसे भी कोई वस्तुओं को परचेस करना है उसको चुनाव करने का अधिकार रहेगा। वो अपने मन से, अपने पसंद से अपने वस्तुओं का चुनाव करने का अधिकार रहेगा। उसको हम ये भी बोलेंगे द राइट इज टू अ चॉइस। सूचना प्राप्त करने का अधिकार। एखादी बार ऐसा होता है कि एखादी वस्तुओं को अपने को परचेस करनी है लेकिन उसके बारे में कोई भी अपने को जानकारी नहीं होती, बराबर है। तो फिर उस जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार अपने उपभोक्ता को रहेगा। सुने जाने का अधिकार, द राइट टू बी द हर्ड। उपभोक्ता का यह अधिकार क्या बोलता है, परिवेदनाओं को तथा उनके सुरक्षा एवं हितों के संरक्षण के संबंधित विचारों को सुने जाने के संबंधित है ना। वो एक बार बोलता हूं कि उपभोक्ता का यह अधिकार कैसा है, उसकी परिवेदनाओं का तथा उनका सुरक्षा एवं हितों के संरक्षण से संबंधित विचारों को सुने जाने से संबंधित है। इसके साथ साथ उसका यह अधिकार उन्हें विश्वास दिलाता है ना, बराबर है ना। अगर मैंने कोई एखादी चीज ली, एखादी वस्तुओं को लिया उपभोक्ता के नाते, और वो चीज अगर खराब लिखी और उसके बाद में सामने वाला व्यापारी अगर उसमें वो मेरी बातों को सुनता है तो बहुत अच्छा लगता। उपचार का अधिकार, उपभोक्ता को यह अधिकार उसे अपनी परिवेदनाओं के शिकायतों का उचित एवं न्यायपूर्ण उपचार तथा समाधान प्रदान करता है ना, बराबर है कि नहीं। अगर उसके ऊपर में कोई सॉल्यूशंस अगर निकल जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और ये अधिकार है।
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यह अधिकार उपभोक्ता के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए है, तथा जो भी कोई मिलावट हो या शिक्षा प्राप्त करने के संबंधित में हो, जैसे कि जीरा हो गया, धनिया हो गई, मिर्च हो गई, मसाले हो गए, इसमें मिलावट की जांच करने का अधिकार उस उपभोक्ता को रहेगा। उसके बाद में मैंने पहले बताया कि जॉन एफ कैनेडी तथा जॉनसन, अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट्स जॉन एफ कैनेडी तथा जॉनसन ने क्या किया, उसमें और अधिकार दिए, 2 अधिकार जो ऐड किए हैं। उसमें से पहला है मूल्य अथवा प्रतिफल का अधिकार। इसमें यह अधिकार रहेगा उपभोक्ता को कि जिसमें उसने जो भी कोई वस्तुओं को चुना उसका धन की राशि कितनी रहेगी, बराबर है। उसके बाद में दूसरा अधिकार जो दिया, स्वस्थ या स्वच्छ वातावरण का अधिकार। इसमें हम ये बोलेंगे कि उपभोक्ताओं को जो भी कोई भौतिक स्वच्छ वातावरण प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। स्वच्छ वातावरण के अधिकार के लिए जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो भी कोई प्रदूषण होता है, जैसा कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण, ऐसे दुष्प्रभाव से रोकथाम के लिए आप देखो, अगर आपने एक आधी कोई वस्तु ली और अगर आपने उसको उस वस्तु को बाहर में रखा तो जो भी कोई इन्वायरमेंटल अफेक्शंस वो वस्तु के ऊपर में गिरेगा तो उससे वो खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे वक्त में स्वच्छ वातावरण तथा स्वस्थ का अधिकार उपभोक्ताओं को रहेगा। फिर इसमें जो भी कोई महत्व है वो महत्व किस प्रकार से रहेंगे, तो भारत के अधिकांश विक्रेता या वस्तुओं के विक्रेता का बाजार है, जिसको हम क्या बोलेंगे, विक्रेता का बाजार। वहाँ के अधिकांश विक्रेता जो कैसे हैं, भ्रष्ट है, बेईमान है, धोखेबाज है या मुनाफाखोरी है। तो हमारे यहाँ दैनिक जीवन तक में प्रयोग में आने वाले वस्तुओं का जो भी कोई मिलावट रहेगा वो घटिया किस्म की दवाई भी हो सकती है, बिजली के उपकरण हो सकते हैं और खतरनाक रसायन के उपभोक्ताओं भी हो सकते हैं, जो जीवन को दिनों दिन में क्या करेगा, खराब करने की कोशिश करेगा। फिर इसमें सबसे महत्वपूर्ण महत्व काय के लिए ये हुआ, तो सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति चेतना जगाने के लिए, बराबर है। समाज में अगर हमने चेतना को प्रज्वलित नहीं किया तो पूरा समाज धंस जाएगा, है ना, बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए क्यों महत्व आया है, इस अधिनियम को या इस संनियम को क्यों महत्व आया है, तो सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति चेतना जगाने के लिए। यानी कि आजकल सभी स्तरों पे जो भी व्यावसायिक है ये अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति चेतना युक्त करने के लिए प्रयास किए जाना चाहिए, इसके लिए इसका महत्व आया। दूसरा, उपभोक्ताओं के व्यावसायिक शोषण करने की प्रवृत्ति को रक्षा करना। यानी जो भी कोई व्यापारी है, जो व्यापारी मुनाफाखोरी बोलो या धोखाधड़ी करने की जो भी कोई कोशिश करते हैं, उस प्रवृत्ति को रक्षा करने के लिए इस नियम को या इस अधिनियम को या इस धारा को या इस संनियम को महत्व प्राप्त हुआ है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए इस अधिनियम से या इस संनियम से, इस कायदे से, इस धारा से जो भी कोई उपभोक्ता होगा, अगर वहां पे उसको वस्तुओं के बारे में कोई भी व्यापारी अगर धोखाधड़ी करता है तो उसमें उसको ये इस बात का पता लग जाता है। इस अधिनियम को महत्व क्यों आया कि उपभोक्ताओं को भी इसके बारे में जानकारी हो और वो अपनी न्याय प्रणाली की दृष्टि से या अपने को न्याय मांगने की दृष्टि से इस अधिनियम का उपयोग करें, और उसके लिए उसको जानकारी होना जरूरी है। आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करने के लिए इस अधिनियम में यह बोला है कि आपका अधिकार है कि आप वस्तुओं के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं, और अगर वो जानकारी ले सकते हैं तो आवश्यक सूचनाएं भी उपलब्ध करा के देना पड़ेगा व्यापारियों को। इसलिए इस अधिनियम को महत्व प्राप्त हुआ है। परिवेदनाओं तथा शिकायतों को यथाशीघ्र निपटारा करने के लिए उपभोक्ता व्यवसायों के द्वारा किए जाने वाले शोषण का शिकार हो जाता है तो उसकी शिकायत किसको करना, क्यों करना, कब करना, किसके लिए करना और कहां पे करना, इसके लिए यथाशीघ्र इस शिकायतों को यथाशीघ्र निपटारा करने के लिए वो अपना अप्लाई कर सकता है। इसके लिए उसको महत्व प्राप्त हुआ है। व्यवसाय की एकाधिकारी मनोवृत्ति को मुक्ति करने के लिए अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 के वक्त में वस्तुओं का काला बाजार बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में हुआ, है ना। जो वस्तुएं लोगों की रोज की नीड्स बन गई थी उसके लिए काला बाजारी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में हुआ। कोविड-19 मार्च से लेकर तो अभी तक अभी भी शुरू है। मेडिसिन हो गया, इतना मार्केट ओपन होने के बावजूद भी मेडिसिन हो गया, सब्जियां हो गई, ये सारी की सारी चीजें उपलब्ध रहने के बावजूद भी कालाबाजारी हुई।
इसका मुख्य रीजन क्या रहा कि ट्रांसपोर्टेशन जो था, ट्रांसपोर्टेशन पूरा का पूरा बंद था, और ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद होने की वजह से जहां पे जितनी सारी वस्तुएं हैं बेभाव से बेची गई और उसका अफेक्शंस ये हुआ। इस मोनोपोली को, इस मुक्तवादी को मुक्ति को प्रदान करने के लिए ये नियम को बनाया गया है। उसके बाद में मैंने अभी 1 मिनट पहले बोला था कि प्रदूषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, है ना, जो भी कोई प्रदूषण होगा उसके लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपना इस सन्निमय को, इस कायदे को, इस धारा को लाया गया। मानवीय कल्याण के हेतु जो भी कोई नियम बनता है, जो भी कोई कायदा बनता है, जो भी कोई अधिनियम बनता है, वो मानवीय कल्याण के लिए होता है, समाज के हित के लिए होता है। और समाज के हित के लिए जितना भी कुछ हो जाए उतना कम ही है। तो मानवीय हित के लिए या मानवीय कल्याण के लिए, मानवीय कल्याण का हित रखने के लिए, मानवीय कल्याण का हित जोपासने के लिए इस नियम को लागू किया, इसलिए उसको महत्व बहुत बड़े पैमाने में प्राप्त हुआ। अनुचित व्यापारी या पद्धति द्वारा किए जाने शासन को मुक्ति दिलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है। ये अधिनियम के उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं के हितों को श्रेष्ठ संरक्षण देना। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उपभोक्ताओं के हितों को श्रेष्ठ संरक्षण देना। अगर उनको संरक्षण है तो उपभोक्ता कोई भी वस्तु लेने के लिए हिचकिचाहट नहीं करेगा, और यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस अधिनियम का। उपभोक्ताओं के अधिकारों को संवर्धन एवं संरक्षण प्रदान करना, है ना। प्रस्तुत अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को संवर्धन एवं संरक्षण करना है। तो कौन से हैं? सबसे पहले वो है कि उपभोक्ता के जीवन एवं संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले घातक माल को विपणन के प्रति सुरक्षा पाने का अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण। जो भी कोई हानि पहुंचाएगा संपत्ति तथा जीवन तथा संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला जो भी कोई घातक माल रहेगा उसको, उसके प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए। दूसरा, उपभोक्ताओं को अनुचित व्यवहार के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य के साथ में किस्म, मात्रा, सामर्थ्य, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के संबंध में सूचना प्राप्त करने का परिपूर्ण अधिकार। उपभोक्ताओं के हितों को उचित मंचों पर समुचित ध्यान दिया जाएगा, इस बात की सुनवाई एवं विश्वास पाने का अधिकार। उसके बाद में अनुचित व्यापार व्यवहार अथवा उपभोक्ताओं के आंखें बंद करके शोषण के प्रति शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। ये सारे के सारे उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं संवर्धनों को एवं संरक्षण के प्रति उद्देश्य को प्राप्त करता है। उसके बाद में उद्देश्यों को संवर्धन एवं संरक्षण हेतु स्थापित संस्था है। अभी ये तो हो गया पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए, संस्थाएं के लिए भी वो अधिकार उन्होंने दिया। तो जो भी कोई संवर्धन है या संरक्षण है केंद्र एवं राज्यों के स्तर पर स्थापित व्यवसाय संरक्षण परिषद द्वारा किया जाएगा। हाँ, उसके लिए जो भी कोई स्थापित परिषद है उसके माध्यम से उनकी संरक्षण किया जाएगा। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस अधिकार का या अधिनियम का, तो उपभोक्ताओं के विवादों को शीघ्रता से एवं सरल ढंग से निपटारा करने के लिए अर्ध सहकारी न्यायिक तंत्र की स्थापना करना। हाँ, उसके बाद में हम देखेंगे कि इस अधिनियम के लक्ष्य क्या है। इस अधिनियम के लक्ष्य ये है कि अधिनियम का जो भी कोई कार्यक्षेत्र व्यापक बनाना, ताकि उपभोक्तागण सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार को संबंधित अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सके। उसके बाद में दूसरा लक्ष्य क्या है, स्वतः रोजगार में संलग्न उपभोक्ताओं द्वारा अपने व्यापार के लिए क्रय की वस्तुओं को दूषित पाने जाने पर उपयुक्त संस्था के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा लक्ष्य क्या है, गृह निर्माण से संबंधित सेवाओं को सम्मिलित करना, यह सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। चौथा, इसमें सम्मिलित विभिन्न एजेंसियों के लिए न्यायिक सदस्यों को चयन के लिए संविधान उपलब्ध करना। पांचवा लक्ष्य, जिला मंच, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग के मौलिक क्षेत्र में वृद्धि करना। शिकायतों सुनने वाले एजेंसियों को अधिकार में वृद्धि करना। गलत मिथ्या शिकायतें करने वाले से विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान करना। और सबसे आखिरी में 1 वर्ष की समय सीमा के अंदर में
प्रस्तुत की गई शिकायतों के लिए प्रावधान करना। ये सारे के सारे 8 का ये अधिनियम का प्रमुख लक्ष्य है। उसके बाद में हम देखना चाहेंगे कि जो भी कोई है, यानी कि जो कुछ लक्ष्य है तथा उद्देश्य है, उसके बारे में हम थोड़ा सा और एक बार देख लें कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपभोक्ता संरक्षण जो भी कोई परिषद है, वो उपभोक्ता संरक्षण परिषदें क्या क्या है ना। उपभोक्ता संरक्षण परिषदें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है? तो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में निर्धारित तिथि से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना हुई। सन 2002 से धारा 4 के हिसाब से संशोधित। इसका गठन कैसा हुआ? केंद्रीय सरकार एवं परिषद से विभिन्न विभागों के क्षेत्रों, सरकार तथा गैर सरकारी सदस्यों के नामांकित करके वर्तमान में इस परिषद के सदस्य संख्या कुल कितनी हुई? 150 है। केंद्रीय सरकार के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री इसमें अध्यक्ष रहेंगे, यानी जो भी कोई फूड और खाद्य निगम के जो भी कोई सरकार होगा, उसकी आपूर्ति मंत्री जो रहेंगे, जो भी कोई मंत्री रहेंगे, वो उस मंत्री उसका अध्यक्ष रहेगा। और इसका कार्यकाल कितने साल का रहेगा? तो 3 वर्ष का रहेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल ये 3 साल का होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति की जाएंगी, सभाओं की कार्यविधि रहेगी, बरोबर है। फिर इस केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के उद्देश्य क्या क्या है? तो जीवन में संपत्ति के लिए घातक माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण पाने का अधिकार, माल का किस्म, मात्रा तथा सामर्थ्य, शुद्धता तथा स्तरमान, जिसको हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलेंगे, तथा मूल्य के बारे में सूचना पाने का अधिकार रहेगा, विश्वास दिलाने का अधिकार रहेगा, विभिन्न प्रकार के माल को जहां भी संभव हो प्रतिस्पर्धा मूल्यों को प्रदान किया जाएगा, उपभोक्ताओं को सुनने तथा विश्वास दिलाने का अधिकार रहेगा, अनुचित व्यापार व्यवहार अथवा उपभोक्ताओं की आंख बंद करके शोषण के विरुद्ध निवारण पाने का अधिकार रहेगा, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार रहेगा। यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के उद्देश्य रहेंगे। उसके बाद में ये तो हो गया केंद्रीय। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदें क्या क्या है ना। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदें क्या क्या है? तो इसकी स्थापना किसके साथ में होगी? राज्य सरकार के अधिसूचना के नियम से होगी। इसका गठन कैसा रहेगा? तो राज्य परिषद का गठन निम्न प्रकार से किया जाएगा, यानी कि 1, राज्य सरकार के उपभोक्ता के मामले में प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होगा। दूसरा, विनिर्दिष्ट हितों के प्रतिनिधित्व करने वाले निर्धारित संख्या में सरकारी या गैर सरकारी सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पे अधिसूचित किए गए हो, धारा 7(2) के अनुसार, ठीक है। बाद में तीसरा, संशोधित अधिनियम 2002 के अनुसार अन्य अधिकारियों, सरकारी अथवा गैर सरकारी अधिकारियों में से 10 से अधिक नहीं होगी, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा होगी। देखो, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार परिषद में उसको क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे, और वो 10 से ज्यादा नहीं होंगे। सभाएं होगी इसकी, साल में कम से कम 2 सभाएं होगी। और सभाओं का स्थान कहाँ रहेगा? राज्य परिषद की सभाएं ऐसे समय पे आयोजित की जाएंगी जहां पे अध्यक्ष उपयुक्त हो या उपयुक्त समझे, यानी कि सारे का सारा भार किसके ऊपर में रहेगा? अध्यक्ष के ऊपर में रहेगा। अभी इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, जो मेन ऑब्जेक्ट्स जो बोलते हैं अपन राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के, तो सबसे पहले क्या है? जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति, जो राज्य सरकार अधिसूचना निर्गमित करने पर जिले के लिए जिला उपभोक्ता समिति स्थापन करेगी। यह अधिसूचना निर्दिष्ट स्थिति काम करना प्रारंभ कर देंगी। यह रहेगी धारा 84(1) के हिसाब से। उसके बाद में जिला कलेक्टर, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संस्था, जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति, जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति की सभा जिले जहां पे जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित स्थान पर संपन्न होगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसीज, जिसको हम बोलेंगे कि जिला मंच, है ना। इसकी स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जिले में, बराबर, उपभोक्ता विवाद निवारण मंच। इसका गठन कैसा रहेगा? ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश हो रहा हो,
और या बनने की योग्यता रखता हो, इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। 2 अन्य सदस्य जो योग्यता, सत्यनिष्ठा और ख्याति प्राप्त व्यक्ति होंगे। तीसरा, ऐसे व्यक्ति के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्थानिक डिग्री होगी। चौथा, व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होगा। 5वां, ऐसे व्यक्ति के पास अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखांकन, उद्योग, जनसंपर्क अथवा प्रकाशन ज्ञान एवं कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। कार्यकाल कितने साल का रहेगा? 5 वर्ष अथवा 65 साल तक। 5 वर्ष अथवा 65 साल तक, ठीक है। हाँ, उसके बाद में शिकायत प्राप्त होने पर अपनाई जाने वाली कार्यविधि क्या क्या है? तो प्रतिफल या विरोधी पक्षकार के पास में शिकायत के प्रति भेजना। दूसरा, प्रतिपक्ष द्वारा इनकार अथवा अवहेलना करने पर माल में ऐसे दोष के समय शिकायत जिसका निर्धारण किया उपयुक्त विश्लेषण की जांच के बिना संभव नहीं। उसके बाद में शिकायत द्वारा निर्देशित शुल्क जमा करने पर, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसके प्रति प्रतिपक्ष के पास भेजा जाना, किसी पक्ष द्वारा उपयुक्त प्रयोगशाला के प्रतिवेदन का अपनाई गई विधि का विरोध करना। हाँ, उसके बाद में राज्य आयोग क्या बोलता है कि जो भी राज्य आयोग की स्थापना करेगा उसका निवारण हेतु राज्य द्वारा या केंद्रीय सरकार की पूर्व नीति से की जाएगी। इसका गठन कैसा रहेगा? एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। कहाँ पे? राज्य आयोग में। उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाएंगे। 2 अन्य सदस्य जो योग्यता, सत्यनिष्ठ और ख्याति प्राप्त हो। और से 2 अन्य सदस्य अर्थशास्त्री, वाणिज्य, लेखांकन, उद्योग या जनसंपर्क का प्रशासन का ज्ञान हो। उसके बाद में तीसरा, ऐसे व्यक्ति जो कम से कम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। चौथा, मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्नातक की डिग्री। और 5वां, 50% सदस्य ऐसे जिनकी न्यायिक पृष्ठभूमि हो, यानी कि लॉ के रिलेटेड में उसमें अपने राज्य आयोग में उसकी नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद में राष्ट्रीय आयोग में कैसा रहेगा? राष्ट्रीय आयोग में कौन रहेगा? तो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर सकेंगे। इस आयोग का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। मैं और एक बार बोलता हूँ, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण योजना। इसका गठन कैसा होता? इसका गठन एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, 4 अन्य सदस्य सत्यनिष्ठ ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और लेखाशास्त्र, जनसंपर्क या प्रशासन में ज्ञान अथवा अनुभव हो। योग्यता क्या क्या है? उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की डिग्री, योग्य सत्यनिष्ठा और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। ओके देन, थैंक यू।